स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप जानते हैं आपके चैनल पर उन सभी भाई बहनों के लिए लाइव सेशन दिया जा रहा है, स्पेशली जुलाई सीटेट के लिए। वो उन सभी पहलुओं को विचार में रखते हुए हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं जो आपको पेपर को एक ही बार में क्रैक कराए। जी हां, अगर आप भी पेपर में बार बार 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बार बार आप परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों ये क्लास सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपको ये क्लास ना केवल रणनीतिक होगी बल्कि कॉन्सेप्चुअल होगा, जहां पे ना केवल प्रश्नों का पैटर्न बल्कि कॉन्सेप्ट की बेहतर पकड़ होगी। और याद रखिए कि ये पूरा जो क्लास होता है ये 90 अंक की है, यानी संपूर्ण पेडागोजी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हमने पेडागोजी सीखी होती तो क्या 90 अंक वो ना करा देता। तो मेन चीज यही है। तो ये वीडियो आपको पूरा अच्छे से कवर करना है। अगले 1 घंटे आप मेरे साथ रहने वाले हैं लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। बहुत स्वागत आपका सभी को, गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? डेवलपमेंट के बारे में मेरी 5 लाइन याद कर लो कि विकास सरल रेखा में कभी नहीं होगा, विकास बहुमुखी होगा, विकास वर्तुलाकार होगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। क्योंकि दुनिया का हर बच्चा जो जन्म लेता है वो सामान्य ही होता है, बाद में वो अपने कर्मों से विशिष्ट बनता है। इसीलिए कहा गया कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो आइए अब उत्तर की तरफ बढ़िए। कह रहे हैं कि यह शारीरिक परिवर्तनों तक सीमित है। क्या केवल विकास फिजिकल लेवल पर ही होगा? सर, जो विकास होता है वो मानसिक लेवल है, सामाजिक लेवल है, केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित नहीं है। एक सेकंड, थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे। हाँ अब ठीक है, ये गलत हो गया आपका। तो ऐसे में दोस्तों आपका जो आंसर यहाँ पे आंसर शीट जाएगी, ये गलत हो गया। जन्म से मृत्यु तक होता है विकास, बिल्कुल ठीक है। सभी व्यक्तियों में समान गति से होता है। देखिए विकास दोस्तों सभी व्यक्तियों में समान गति से नहीं होता। एक 5 साल का बच्चा है, हो सकता है को 50 शब्द बोल जाए, और एक और 5 साल का बच्चा है, हो सकता है कि वो 500 शब्द बोल जाए। तो ये फर्क होता है, तो समान गति आप नहीं कह सकते। किशोरावस्था में ही होगा इसका कोई सेंस नहीं है, जीवन भर विकास होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जेडपीडी, जिसको आप लोग कहते हो निकट विकास का क्षेत्र, इसको मैं बड़े अक्षर में लिख देता हूं जेडपीडी। और अच्छी बात यह है कि आज आपको स्क्रीन पर यह अच्छे से दिखा है कि आखिर जेडपीडी का मतलब क्या होता है। दैट मीन्स आज आप इस बात को समझ रहे होंगे कि कई बार इसकी हिंदी नहीं लिख कर आती इस तरह से। निकट विकास का क्षेत्र, हमने कहा जेडपीडी का मतलब यह है कि एक बच्चा देखो स्कूल जा रहा था, अचानक गड्ढे में गिर गया, अब इसको मदद की जरूरत पड़ेगी। आप यहां से क्या करोगे, इसकी कर दोगे आप लोग मदद। और जब आप मदद करोगे ना तो ये निकलकर बाहर, आपने दोस्तों मदद की इसको, ये बीच वाला क्षेत्र, ये वाला, ये इसी का क्षेत्र, या इसी को कहते हैं जेडपीडी, को कहते हैं संभावित विकास, या इसी को कहते हैं निकटवर्ती विकास। याद रखना, जेडपीडी एक ऐसी मदद है, ये तब तक नहीं दी जाएगी जब तक बच्चा गलती नहीं करता। बिना गलती के मदद नहीं मिलेगी, से दिमाग में नोट रखिएगा। और ये होता है, बच्चा कभी भी गड्ढे में गिरेगा आप उसे उठाओगे जरूर, इसलिए इसको अस्थाई माना जाता है। स्वतंत्र अधिगम निगेटिव आंसर है। किताबों से बच्चों को दूर रखना है, परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, मार्गदर्शन और सहयोग, यही आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा दोस्तों? 4 विकल्प आपके सामने है, अच्छा खासा प्रश्न है, तो सोच के समझ के विचार करके बोलिएगा कि एकदम उचित आंसर आपकी स्क्रीन पर यहां दिखना चाहिए। आवाज भी नहीं आ रही है सर, क्या बात कर रहे हो? समझ के विचार करके बोलिएगा, एक उचित आंसर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, दिखना चाहिए। आवाज भी नहीं आ रही है सर, क्या बात? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो क्वालिटी अभी सही हो जाएगी, डोंट वरी। थोड़ा सा हो सकता है कि नेटवर्क की इशू होता है ना, क्योंकि नेटवर्क से ऐसी होती है दोस्तों की जो मेरे कंट्रोल में नहीं होता, वो तो आप लोगों के ही कंट्रोल में है ना। नेटवर्क तो किसी के हाथ में दोस्तों होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि चलिए आई होप अब सब कुछ ठीक होगा। चलिए ठीक है, वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसी पर बात करते हैं थोड़ा।
ठीक है। कहने का मतलब था कि कंजर्वेशन का साफ साफ मतलब यही होता है कि जैसे मैं आपको 15 दिन पहले वापस लेकर आऊं तो उससे अगर कुछ पूछूं जाए तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर प्रवृत्ति है जो मैं आपको आज के 15 दिन पहले कहीं लेकर गया था आपको पढ़ाने, आज 15 दिन बाद उस बात को मैं पूछ रहा हूं और आप उसको याद किए और याद करते ही आपको वो आपके दिमाग में याद आ भी गया। तो दोस्तों इसी को कहते हैं संरक्षण की प्रवृत्ति। और ये जो उम्र होती है इस उम्र को हम लोग कहते हैं 7 से 11 साल की उम्र। ये बात आपको दिमाग में नोट रखना है। कौन सी उम्र है दोस्तों? ये होती है 7 से 11 साल। संक्रियात्मक अवस्था क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को और हिंदी अगर आप लोग कर दोगे तो ये हो जाएगा ठोस संक्रियात्मक अवस्था। कहने का मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका पूरी तरीके से बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के शिक्षा शास्त्र से मेल खाता है? मतलब ये है इनकी फरियाद ऐसी है, ये चाहते हैं कि वो ऑप्शन खोजिए जिस ऑप्शन में वाइगोत्स्की की विचारधारा मेल खा जाए। पहला ऑप्शन, बच्चा सामाजिक संपर्क से सीखता है। ठीक है। विकास आनुवंशिक कारक पर निर्भर करता है, ये बात सत्य है, लेकिन ये बात वाइगोत्स्की ने नहीं कहा। बच्चे की शिक्षा में कोई बाहरी प्रभाव बिल्कुल मैटर करता है, ये कहते हैं नहीं करता है, तो गलत बात है। बच्चा अकेले सीख सकता है, बिल्कुल बात सही, पियाजे ने कहा है। लेकिन एक ऑप्शन जो पहला वाला आपको दिख रहा है दोस्तों, ये सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पियाजे यही सत्य है। क्योंकि पियाजे ने यह बात कहा था कि बच्चा स्वयं, लेकिन पहला ऑप्शन में वाइगोत्स्की की लाइन है कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो ऐसे में ऑप्शन ए, समाज ही बच्चे के व्यवहार का असली आईना है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार जो परंपरागत स्तर का बच्चा होता है, जो दूसरा स्तर होता है, आपको मैंने कहा था ना इस उम्र में बच्चे से उम्मीद रखी जाती है। तुरंत पहचान लेना, जिस उम्र में जिस स्टेज में बच्चे से जरा सी आपने उम्मीद रखी तो समझ जाना कि ये परंपरागत। अपना दिमाग लगाओ कि यार वो कौन सा स्तर है जिसमें बच्चे से उम्मीद रखी जाती है। यार आप लोग सर्कल मत बनाया करिए प्लीज, क्योंकि हो सकता है कि मे भी नेटवर्क अपने आप वो सही हो जाता है ना। हमारी कोशिश होती है कि नेटवर्क स्टेबल रहे। आवाज आपको जा रही है ना, तो वो भी चीज अपने आप स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर आवाज आप तक जा रही है तो वो भी चीजें स्टेबल हो जाएगा। कई बार हो जाता है, देखिए नेटवर्क हमारे हाथ में थोड़ी होता है, सिग्नल्स। तो कह रहे हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में जो परंपरागत स्तर, मैंने आपको तुरंत याद दिला दिया कि परंपरागत स्तर वही होगा जिस विकल्प में उम्मीद रखी गई होगी। व्यक्तिगत लाभ और दंड से बचाव, ये तो सर स्वार्थी बच्चा है पहला स्तर, तो ये तो होगा नहीं। सामाजिक मानदंड और नियमों का पालन, बिल्कुल ठीक लग रहा है। अमूर्त सिद्धांत, ये उत्तर परंपरागत में होता है। इच्छाओं की पूर्ति पहले ही स्तर में होता है। कितने लोगों ने बी वाला ऑप्शन कहा है? चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बी वाला आपने कहा है। हाँ, क्योंकि भाई मैंने आपको, देखो आपने कल खाना नहीं लाया था, मैंने आपको खिलाया था। आज मैं नहीं लाया हूं, मेरी उम्मीद है कि आप मुझे खाना खिलाओगे। तो जब भी बच्चे से कोई उम्मीद रखी जाए, नियमों का पालन करने की बात की जाए, तो वो हमेशा दूसरा वाला स्तर होता है, परंपरागत। पहला स्तर तब होगा जब बच्चा व्यक्तिगत लाभ सोचता है, दंड आज्ञा पालन। और दोस्तों अगर अमूर्त सिद्धांत सबकी भलाई चाहे तो वो लास्ट वाला तीन चुका हूं, उत्तर परंपरागत बच्चों में क्या क्वालिटी आएगी, मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं इसका उत्तर। ये पेपर में अभी तक का जो डेटा है, 8 बार पूछा जा चुका है सीटेट में, 3 बार रीट में, 2 बार डी ट्रिपल एस बी में, 1 बार केबीएस में, 5 बार यूपीटीईटी में, 3 बार यू टेट में। तो आप इसकी एक नैतिकता को समझिए। कर गए तो ठीक है, नहीं किए तो सीख मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार आपके आंसर्स हैं। यदि एक शिक्षक क्लास में लेक्चर विधि का प्रयोग करता है, बेटा देखो बहुत सिंपल सी बात है, वो लेक्चर दे रहा है, व्याख्या देगा तो इसका मतलब टीचर रटवाने की कोशिश कर रहा है। व्याख्या निगेटिव होता है,
व्याख्या देने पर आ जाएगा तो क्या होगा, बच्चे का मन नहीं। टीचर को करना क्या है, टीचर को कहानी विधि का प्रयोग करना है, जिससे क्या होगा, बच्चे में एक सक्रियता आएगी। सक्रिय रूप से सुनेगा तो लर्निंग करेगा, और लर्निंग होगी तो अपने आप ही अर्निंग शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स सक्रिय रूप से ज्ञान ग्रहण करना वो शुरू कर देगा। तो बाकी ऑप्शंस आपको ठीक लगे, लेकिन गलती कहां पे हुई वो भी आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 7वां प्रश्न क्या है, सेल्फ इफिशियंसी बच्चों के सीखने पर क्या प्रभाव डालता है। एक चीज जान लो, आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ इफिशियंसी, इफिशियंसी, ऐसा बच्चा जो स्वयं से मोटिवेटेड है, ऐसा बच्चा जिसके अंदर स्वयं से काम करने की क्षमता है, प्रभु उसको कोई नहीं डिगा सकता है। ये जान लीजिए, तीनों ही ऑप्शन में कोई एक आपको मिल जाएगा। यह उन्हें चुनौतियों का सामना करने से रोक देगा, बिल्कुल नहीं। वो उनके प्रयासों को स्थिर कर देगा, नहीं। ये उनके भावनात्मक विकास को प्रभावित मतलब मजबूत करेगा। ये वाला दोस्तों ऑप्शन सी पे बिल्कुल ठीक है। एक चीज आपको यहां पे तुरंत सीख लेना है, कोई भी ऐसा ऑप्शन हिंदी, गणित, संस्कृत, ईवीएस कहीं भी विकल्प में अगर स्थिरता लिखा है तो उसको गलत काट देना, क्योंकि स्थिरता कभी भी सही नहीं माना जाता है। ये अपने दिमाग में कहीं ना कहीं आप बैठा लीजिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सहकारी अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव अधिगम, यानी बच्चों को आपस में चर्चा के माध्यम से अगर मैं पढ़ाऊं, डिस्कशन के माध्यम से पाठ पढ़ाऊं या करके सीखने का मौका दे दूं, तो इससे क्या लाभ होगा। मुझे पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस अनगिनत, पर जिम्मेदारी यह है कि आपको आंसर्स अच्छे से करना है। अब यहां एक सख्त निर्देश आपको है, जब भी पेडागोजी हल करो, विकल्प में कभी भी प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा हमेशा निगेटिव होगा। हिंदी, गणित, संस्कृत, ईवीएस कोई पेडागोजी हल करना, अगर आपके पेडागोजी को सॉल्व करते समय ऑप्शन में आपको विकल्प में प्रतिस्पर्धा दिखे, उसको तुरंत गलत काट देना। क्यों, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन करा देना, कि मोहन तुम रोहन से अच्छा कर सकते हो। रोहन को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। होमवर्क, ये भी एक निगेटिव वर्ड है, कहीं भी दिख जाए गृह कार्य, गलत काट दो। प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना, तो क्या जो सामान्य बालक है उनको हम नेग्लेक्ट कर दें, नहीं सर, वो ऑप्शन भी आपका गलत ही होगा। तो ऐसे में दोस्तों जो बी वाला ऑप्शन, हमें पता है कि आप उत्तर कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे चारों ऑप्शन सीखना है। ऐसा मैं यही समझाता हूं कि अगर हमने 90 अंक वो ना करा देता तो मेन चीज बेस्ट है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या पूछा गया है, 9th वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षक की भूमिका को कम कर देना, नहीं। बाल केंद्रित क्लास वो क्लास होती है जिसकी खोज रूसो ने ही किया था। रूसो ने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा वही शिक्षा होगी जिस क्लास बच्चों की रुचियों को महत्व दिया जाए, जो कुछ पढ़ाया जाए बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, जो उनको जीवन में आगे बढ़ाए। तो जाहिर सी बात है आप समझ होंगे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर है सेकंड वाला, बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देंगे। थर्ड में किताब लिखा है, दूर रखो। कठोर अनुशासन। अब एक चीज और सीखो, जब भी आप दोस्तों कभी भी पेडागोजी आप सॉल्व करें, मेरी 2-3 लाइन आप हमेशा अपने दिमाग में नोट रखना कि दोस्तों कभी भी अनुशासन शब्द और पाठ्य पुस्तकें, ऐसे ऑप्शंस आपसे कभी भी सही नहीं माने जाते हैं, क्योंकि अनुशासन का मतलब यह कि आप बच्चे को बांध रहे हो, तो सर ये निगेटिव हो जाता है, आगे आपको लेकर सकता है। इंटरेस्ट है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, चलिए भाई बताइए। अधिगम मतलब पठन पाठन के लिए, पढ़ाई के लिए हम बच्चों के अंदर इंटरेस्ट कैसे पैदा करें। कठिन कार्य देकर, ध्यान रहे ऐसा कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी, गणित, संस्कृत, ईवीएस, अगर विकल्प में कठिन कार्य लिखा है, गृह कार्य लिखा है, सरल कार्य लिखा है, उसको तुरंत गलत काट देना, क्योंकि वो ऑप्शन पूरी तरीके से गलत माना जाएगा। उसकी उपलब्धियों को सराहनीय, बिल्कुल ठीक है, छोटी छोटी जो उपलब्धियां वो दर्ज कर रहा है उसको थोड़ा हिम्मत दीजिए, थोड़ा उसको सराहिए, वो बात बिल्कुल ठीक है। और रही बात तीसरा, दूसरों के साथ तुलना, तुलना करोगे तो मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, यानी वो ऑप्शन भी दोस्तों आपका पूरी तरीके से गलत है। यहां 2-3 बातें आपको और सिखाऊंगा।
जैसे आपका आम जीवन जैसे आपका आम जीवन है, अगर आम जीवन में कोई भी आपसे दोस्तों अगर तुलना करवाने की बात करता है कि यार वो बड़े अच्छे हैं तुम खराब हो, आपको अच्छा लगता है, तो बच्चों को कैसे अच्छा लगेगा? तो ये भी गलत हो गया, दंड आप दे नहीं सकते। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, फटाफट करेंगे तेजी के साथ में। इट्स रूही, गुंजा, शिवानी, कुशवाहा, मोहम्मद असदुल्ला, शिवा चौधरी, काजल खान, अजय कुमार, सोनी, स्वर्णिम, अजय कुमार, अमन सोनी, गुंजा चौहान, शशि बाला और हमारे प्रिय दोस्तों। स्पेशली दोस्तों ये मैं क्लास उन्हीं को मैं क्या कहता हूं, ये लाइव सेशन आप तक रेगुलर उन्हीं के लिए मैं दे रहा हूं जो पेपर को एक ही बार में क्रैक करना चाहते हैं। जुनून है, जज्बा है, बार बार हारे हैं लेकिन फिर भी जड़ से उखाड़ फेंकने की वो जो कहते हैं कि जो मादा है आपके मन में कि सर कर ही जाना है, निश्चित रूप से आपको ये क्लास समर्पित है। एनसीएफ 2005 रटने से दूर रखता है सर, तो रटना तो कभी सही उत्तर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत है। परिणाम, एक चीज हमेशा नोट करना, फिर अब अगर कॉपी पेन लेकर आज बैठते, हम बार बार कहते हैं सर, जिस तरह मैं बोलता हूं कि अगर हम पेडागोजी सीखे होते तो क्या 90 अंक वो ना करा देता, वैसे अगर आज हम कॉपी पेन लेकर बैठते, या कॉपी पेन नहीं भी लेकर बैठे हो, स्क्रीनशॉट ले लो कि कोई भी ऐसा विकल्प, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट अगर विकल्प में परीक्षा लिखा है या परिणाम लिखा है, चाहे आप सामाजिक अध्ययन की पेडागोजी हल करो, गणित की, ईवीएस की, हिंदी की, बाल विकास की, ऑप्शन में कभी भी परिणाम नहीं लिखा होना चाहिए। परीक्षा, चूंकि परिणाम जो होता है ना, वो बच्चों को तनाव की तरफ ले जाता है, परीक्षा बच्चों को तनाव की तरफ ले जाता है। तो चौथा ऑप्शन प्रशिक्षण कम करना कोई सेंस नहीं। हाँ, अनुभव को तरजीह दो, बाल केंद्रित शिक्षा दो, वो बेहतर होगा। यहां दो ज्ञान आपको और जानना है। बाल केंद्रित शिक्षा की खोज रूसो ने किया था, अनुभव केंद्रित शिक्षा की बात पियाजे ने किया था। तो जब तक आप कोई भी चीज सॉल्व करो, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में ना समझ में आए, तो जान लो हम पढ़ नहीं, सिर्फ जी रहे हैं। पढ़ने का फिर वहां कोई सेंस नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संज्ञानात्मक असंतुलन का समाधान कैसे होगा? संज्ञानात्मक असंतुलन है क्या? जैसे दोस्तों कोई बात आपके दिमाग तक आए और आप घबरा गए, अरे यार ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, अब ये कैसे सही होगा, ये यूं ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब आप बड़े ही परेशान हो गए। जब कोई बात आपके दिमाग तक आए और अचानक आप गुस्सा हो जाएं, बहुत नाराज हो जाएं, बहुत आप खुश हो जाएं या बहुत अस्थिर हो जाएं, तो इसको कहते हैं संज्ञानात्मक असंतुलन। तो इसका मतलब आपकी जो भावनाएं हैं, आप दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा संवेग आपके प्रबल हैं, तो इसी को ठीक करना है। आओ देखते हैं एक एक ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि बच्चों को उनके सवालों को अगर मैं नजरअंदाज कर दूं तो ये असंतुलन ठीक हो जाएगा। बताइए ऐसा कभी हो सकता है? तो ये ऑप्शन गलत है। बच्चों को नई जानकारी और समायोजन प्रदान करके, बिल्कुल करेक्ट है। सर देखिए, दुनिया में कई तरह के लोग हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने तुम उनको लाख उनका अच्छाई कर दो लेकिन वो आपको बुरा ही समझेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ आप बहुत अच्छा पेश आओगे, वो तब भी आपकी बुराई ही करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए लेकिन यार वो मुस्कुरा के चल देते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भावनाओं के बड़े सरल होते हैं, उनकी आंखों में इमोशनल होते हैं, और जो व्यक्ति इमोशनल होता है वो ईमानदारी का प्रतीक होता है। ये चीज अपनी जिंदगी में नोट करना। 90% ऐसे लोग जो इमोशनल होते हैं वो 100% ईमानदार होते हैं। तो दोस्तों ऐसे बच्चों के साथ अगर कोई असंतुलित है, दिमागी तौर पे बहुत जल्दी गुस्सा, क्रोध या रो पड़ता है, तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना है? नई नई जानकारी देनी है जिससे उनका दिमाग सक्रिय रहे, खुश रहें। समायोजन, समायोजन का मतलब उनको एक, उनकी भावनाओं को एक सुरक्षात्मक माहौल देना है। अरे कोई कहने वाला तो हो कि हम हैं, तू कर तो सही, हम हैं भाई, खड़े हैं हम। कहने का मतलब तुम आगे बढ़ो, जो होगा देख लिया जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन भी सही है। डरा कर कोई चीज नहीं की जा सकती और रटा कर ये तो वैसे भी गलत है। तो दोस्तों ऐसे में जो आपका ऑप्शन होगा वो बी वाला बिल्कुल सत्य है। केवल प्रश्नों का उत्तर करना ये अच्छी चीज नहीं, चारों ऑप्शन को अच्छे से डिकोड करना,
अपने माइंड में ये करोगे तो दुनिया में आपको कभी किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, भैया आप पढ़ा दीजिए, आप पढ़ा दीजिए, वो किताब ला दीजिए, वो कर दीजिए, मॉक टेस्ट, कुछ नहीं करना है। किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप पेडागोजी पर फोकस करो 90 अंक के लिए। आगे, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन हैं? दोस्तों अगर मैं सोरेनसन की मानूं तो सोरेनसन ने क्या कहा था? सोरेनसन ने कहा कि जैसे जिनके माँ बाप होते हैं वैसे उनका बच्चा होता है। तो आनुवांशिकता का ये नियम तो ठीक है, लेकिन दोस्तों जब आप मेंडल के नियम की तरफ जाओगे, उनके प्रत्यागमन के नियम की तरफ जाओगे, तो वो कहते हैं कई बार विपरीत गुणों वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर तुम तमिल बोलते हो तो आपका बच्चा भी तमिल बोले। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया कि वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान कभी भी आधा आधा भी नहीं होता, 50-50% भी नहीं होता, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जैसे आपके माँ बाप हों वैसे आप हों। हाँ, माँ बाप ने जन्म दे दिया, उनसे बुद्धि मिली, विवेक मिला, उनके गुण मिले और आप उनके एक अंश रहे। लेकिन अब आप बनोगे क्या? आप चोर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, वकील बनोगे, इंजीनियर बनोगे, शिक्षक बनोगे, नेता बनोगे? ये तो गुरु वातावरण डिसाइड करेगा ना कि आप किस वातावरण में जी रहे हैं। ये बात पियाजे कहते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपस में बिल्कुल करेक्ट हैं, सी वाला आंसर आप कर लीजिए। अगर पेपर में कभी पूछे, ऑप्शन में दिया रहे कि वंशानुक्रम और वातावरण का योग होता है कि गुणनफल होता है, तो हमेशा मेरी एक पॉइंट याद करना कि वंशानुक्रम और वातावरण का कभी योग नहीं होता, इनका हमेशा गुणा होता है, गुणनफल होता है। ये नोट करने का विषय है, इनको अच्छे से कहीं आप नोटबुक में अच्छे से सेव कर लो, ये आप हमेशा के लिए कभी नहीं भूलोगे। काजल खान, रूही, मुर्शीद खान और शिवा चौधरी, आरजू खान, नूर जहां और ऐसे हमारे बहुत सारे प्रिय दोस्त। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्यों का अंकन। ध्यान से सुनना, मूल्यों का अंकन, तोड़ो उसको जरा, तो मूल्यों का अंकन, मूल्यों का अंकन करना। मूल्य का मतलब होता है आपके व्यवहार, आपके विचार, आपकी भाषा, आपकी क्षमता को आंकना ही मूल्यांकन है। तो व्यवहार और क्षमता को हम ग्रेड से नहीं नाप सकते, पाठ्यक्रम से नहीं नाप सकते। आपके प्रदर्शन, हमने अभी आपको समझाया था, कोई भी ऐसा विकल्प जिसमें प्रदर्शन लिखा हो, परिणाम लिखा हो, ऐसे ऑप्शंस कभी नहीं सही माने जाते। इसको नोट कर लीजिए। जिनका भी नंबर 72, 74, 82, 84 आता है, आप 20-25 नंबर एक्स्ट्रा पाओगे अगर आप मेरे इन वर्डों को कहीं अच्छे से नोट कर लोगे। और या अगर आपके पास हमारे नोट्स हैं जिसमें हमने पेडागोजी सिखाई हुई है और आपने अगर सीखना भी चाहते हो तो आप उस नोट्स को पढ़ के आसानी से आप सीख सकते हैं। ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पे सही है। और जो लोग अभी तक अपने नोट्स को नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653050981। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इस नोट्स को बाई कर सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले पेडागोजी अच्छे से सीख लेना। गारंटी है हमारी जिम्मेदारी के साथ, आपका नंबर कभी भी ये 82-85 पे नहीं फंसोगे, क्योंकि पेडागोजी प्लस कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ऑप्शन से कैसे हल करना है, सारी चीजें, और साथ में टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको से मिल जाता है। और आपको आज मैंने बताया भी है कि जो बच्चा आर्थिक तौर पे कमजोर है, डिस्काउंट यूज करने का आज अंतिम दिन है। आज के बाद आपको बढ़ी हुई प्राइस 699 आपको डेली आपको लगेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो बच्चा इसको आज बाई कर ले जा रहा है, आपको ये 399 मिल रहा है, जिसमें आपको पेडागोजिकल पैटर्न, कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ, हर मनोवैज्ञानिक की कहानी, टेस्ट सीरीज, प्रीमियम वैल्यू, इसके अलावा कुछ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज अगर आप इसको बाई कर जाएंगे तो 399, कल से आपको बढ़ी हुई प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये तो आपके काम की बात थी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिलिगन ने किसके विकास के क्षेत्र की ओर दोस्तों ध्यान दिया था? अगर आपको याद होगा दोस्तों, गिलिगन इनके नाम में ही है। ये नाम से ही बड़े ही, मैं क्या ही कहूं, इनको बहुत रिस्पेक्ट देने की बात नहीं होती। वो कहावत है दोस्तों, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है तो वो हमेशा कमी खोजता है दूसरों में। वो हर टाइम केवल कमी खोजने में लगा रहता है।
ये कमी है, वो कमी है। अरे कुछ तुम भी तो करो। दोस्तों, इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग की बस आलोचना कर दी। अरे भाई, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास का सिद्धांत दिया, अच्छी बात है। उन्होंने नैतिकता के बारे में बताया कि किस स्तर में, कौन से उम्र में बच्चे में उम्मीद होती है, किस उम्र में बच्चा भलाई चाहता है, किस उम्र में बच्चा स्वार्थी होता है, सब बताया। लेकिन ये जो हमारे महोदय हैं, महान महोत्सव महोदय हैं ये गिलिगन जी, ये उनकी बुराई करने पर आ गए। इन्होंने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने महिलाओं के ऊपर प्रयोग नहीं किया, यही गलत किया। देखिए कमी कैसे खोज रहे हैं, तो यही बस इनका एक बड़ा वो था। जैसे इंसान के जीवन में जब कुछ ना कर सकें तो केवल ईर्ष्या रखिए, तो वैसे ही व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं, वापस चलिए। सामाजिक रचनावाद के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये सामाजिक रचनावाद क्या होता है? सामाजिक का मतलब जिस वातावरण में आप सीख रहे हो, वो परिवार भी हो सकता है, वो विद्यालय भी हो सकता है, वो आपका मित्र भी हो सकता है, जिनको आप समाज की श्रेणी में रखते हो कि यही समाज है, यानी मित्रों के समूह में, परिवार में, विद्यालय में। इन्हीं लोगों के बीच में आप रचना सीखते हो, क्रिएटिव चीजें सोचते सोचते हो, अपसारी चिंतन सोचते हो। जैसे कागज के नाव बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, सही गलत में निर्णय ले पाना, सहयोग की भावना सीखना, ये सब कहां सीखते हो? परिवार से, विद्यालय से, या मित्रों से? परिवार, विद्यालय और मित्र ही हमारे समाज हैं। तो आइए ऑप्शन में इसको तोड़ा जाए। तो पहला ऑप्शन है अकेले सॉरी अकेले पढ़ाई करना, कोई सेंस नहीं। एक चीज फिर सिखा दूं, चूंकि आप मेरी क्लास में हो तो गारंटी है मेरी कि आप रिजल्ट लेकर जाओगे। अकेले पढ़ाई करना ये तो गलत है ही। फिर देखो नीचे लिखा है प्रतियोगी। ऐसा कोई विकल्प मत चूज करना, हिंदी में, गणित में, संस्कृत में, ईवीएस में, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान। जब आप पैडागॉजी पोर्शन सॉल्व करना तो विकल्प में कभी प्रतियोगिता या प्रतियोगी ना लिखा हो। अगर लिखा है तो वो गलत ही होगा। परीक्षा लिखा है, गलत होगा, क्योंकि परीक्षा दबाव डालती है, प्रतियोगिता प्रेशर डालती है, किताबें रटने पर जोर देता है, तो किताबें हमेशा गलत माना जाएगा। इनको दिमाग में कहीं अच्छे से सेट कर लो। बचता क्या है? भी हो गया उत्तर। और जिनको यकीन ना हो ना, आपको मैंने 14 तारीख वाला पेपर मैं आपको लाइव सॉल्व करवाया हूं, सेम टू सेम प्रश्न, कैसे आप ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, कितना आसानी से इसी साल का पेपर मैंने हल कराया हूं, अभी 10 दिन पहले जो पेपर हुआ था। तो ये चीजें हैं, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा ध्यान देते चलो। बच्चों के लिए सहायक तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कहना जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई टीचर क्लास में आ रहा है, मान लीजिए कि वो चित्रों के माध्यम से आपको पढ़ाना चाहता है, वो कहानी का प्रयोग करना चाहता है, वो चर्चा का प्रयोग करके सिखा रहा है, तो क्या ये तकनीक नहीं है पढ़ाने का? भैया मैं क्लास में आके प्रवचन भी तो दे सकता था, मैं क्लास में आकर फालतू बात भी तो कर सकता था। मैं का मतलब जो बच्चा, जो व्यक्ति प्राइमरी में छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन अगर वो कहानी के माध्यम से पढ़ा रहा है तो ये भी तो सहायक तकनीक है कि नहीं है? अगर वो चर्चा पर चर्चा के माध्यम से पढ़ा रहा है तो ये भी तो सहायक तकनीक है कि नहीं है? तो इसका अब देखो, यहां से आप उत्तर सीखोगे। तो यार कहानी का प्रयोग या चर्चा का प्रयोग कोई टीचर क्यों करता है? पहला, क्लास की आधारभूत संरचना में सुधार के लिए, में भी सही हो सकता है। विकलांग बच्चों को के कार्य को प्रभावी ढंग से मदद करने के लिए, ओके। शिक्षकों द्वारा प्रयोग के लिए, कोई सेंस नहीं। सभी छात्रों को समान कार्य, कोई सेंस नहीं। अब एक और दो में हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सर्वश्रेष्ठ है। रूही, संजना, मोहम्मद जफर आलम, पुष्पा यादव और लवली कुमारी, समा खातून, काजल खान, अंश आनंद, लीला भारती। ठीक है, काफी लोग बी का सहारा ले रहे हैं, बहुत सारे लोग। दोस्तों देखिए, यहां पे टेक्निकल प्रॉब्लम है। वैसे तो जिस विकल्प में आधारभूत संरचना लिखा होता है ना सर, वो ऑप्शन कभी नहीं गलत होता है, लेकिन हमेशा कहते हैं कि 1% अपवाद के दायरे खुले होते हैं। जैसे अगर 100% सुरक्षा की बात है तो 1% वहां भी खामियां हैं। तो प्रॉब्लम ये, अगर क्लास में कोई विकलांग बच्चा है
तो अगर कोई सहायक तकनीक यूज कर लिया जाए, चाहे कहानी हो, चाहे ब्रेल लिपि हो, वो कोई भी तरीका हो, तो बी वाला यहां पे बेस्ट है। अगर ये कूट में होता तो मैं ए और बी दोनों कहता, लेकिन बी के साथ जाओ। आगे, कौन सा सिद्धांत प्राकृतिक विकास की अवधारणा का समर्थन करता है? कीजिए सर। आप सभी लोग उत्तर करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको एक चीज और बता दें कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, अगर आपको क्लास ये पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहली बार आप आ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, जिससे आप तक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो प्राकृतिक विकास की धारणा का समर्थन कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया? कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक का नाम है, उनका भाव बताता हूं, नाम खुद पकड़ लोगे। उन्होंने कहा कि बच्चा अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, वो स्वयं से करके सीखेगा, स्वायत्तता की भावना होगी, अहम केंद्रित होगा। सर आप जान गए। अरे प्रभु, प्राकृतिक बुद्धि नहीं पूछा है जो गार्डनर कह रहे हो। प्राकृतिक विकास का मतलब जो बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखे, स्वतः सीखे, समस्याओं का समाधान स्वयं खोजे, ये पियाजे हैं। ऐसे एक नंबर कितना आसानी से गलत हुआ, देख रहे हो? तो अगर इस तरह से आप देखिए, अगर आप यहां पे छोटी छोटी गलतियों को अगर आप नहीं आप उस पर एक्टिव हो पा रहे हो, तो पेपर में कैसे एक्टिविटी दिखाओगे? है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ वापस आओ। क्लास में सकारात्मक वातावरण बनाने से शिक्षक को क्या, अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, किनके कहने का मतलब है कि क्लास में एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? भैया कठोर अनुशासन लागू कर दें, कोई सेंस नहीं है। कमजोर छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर बेइज्जत करें, नजरअंदाज करने का मतलब क्या है? मतलब कुछ भी। तो पहला और चौथा तो पूरी तरीके से गलत है। और तीसरे ऑप्शन में क्या है? पाठ्यक्रम, जो को मैंने आपको क्या बोला, हमेशा गलत माना जाएगा। अरे जब किताब ही नहीं है तो पाठ्यक्रम कैसा? एनसीएफ कहता है कि ज्ञान को किताबों से दूर रखना है। जब ज्ञान को किताबों से दूर ही कर दिया है, तो प्रभु आप खुद बताइए कोई ऑप्शन सही होगा? सर ये भी गलत, ये भी गलत। संवाद और सहभागिता। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों शब्द अगर मैं आपसे पूछ लूं, चलो जरा आप लोग बता दो कि संवाद और सहभागिता, ये दोनों शब्द किस मनोवैज्ञानिक के हैं? एक बार कमेंट की तरफ चला जाए। संजना, आर्यन, लवली, इजहार, फरहीन अंजुम, शशि बाला और इजहार, नूर जहां, दिलीप कुमार। दोस्तों कमेंट आप लोग जरूर किया करो, क्योंकि कमेंट करोगे ना तो ये चीजें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। लिखने से मैं कितनी बार कहा हूं, आपके दिमाग में न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और वो आपको लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। हाँ, वाइगोत्स्की ने कहा था, ये दोनों शब्द उन्हीं के हैं। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या है? चलिए हम देख लेते हैं। संज्ञानात्मक का मतलब संज्ञान प्लस आत्मक। संज्ञान मतलब हमारे कानों के द्वारा दिमाग तक बात आएगी, अब उसको आत्मसात हम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भैया प्लीज खड़े हो जाओ और संज्ञा की परिभाषा बताओ, नाउन की डेफिनेशन बताओ। भैया आपकी कानों ने मेरी बात को सुन लिया, यहां तक तो आप संज्ञान में थे, लेकिन गुरु आप उत्तर दोगे कि नहीं दोगे, ये निर्णय कौन लेगा? आप मुझे उत्तर दोगे या नहीं दोगे, ये निर्णय कौन लेगा? प्रभु ये निर्णय लेगा हमारा दिमाग। आपका दिमाग यानी मानसिक क्षमता से जुड़ा है, और इस सिद्धांत के कर्ता धर्ता सब कुछ रहे हैं महान पियाजे। आगे बढ़ते हैं। 21, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक भाषा क्या होनी चाहिए? यहां पे थोड़ी गलती होती है बच्चों से, बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि सामान्य प्रश्न है, लेकिन गलतियां होती हैं। रजनी प्रिया। और दोस्तों इस हफ्ते का टेस्ट सीरीज आपको शुरू कर देना है। टेस्ट सीरीज कल आपको सुबह 11 बजे से पहले सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना? जो आप सबको टेस्ट सीरीज दी गई है, जो टेस्ट सीरीज दी गई है उसको सॉल्व कर लेना, कल के दिन आपको करना है, ठीक है? कल के दिन सुबह 11 से पहले, यानी कि 9 बजे से 11 बजे के बीच में वो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेना। 150 क्वेश्चन में अगर आपके नंबर 115 जा रहा है
120 तक आप जा रहे हो तो जान लेना कि उसमें से 20 कम कर लो, 100 नंबर आपका आ जाएगा पेपर में। ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, हजारों स्टूडेंट पर प्रयोग किया हूं। लेकिन अगर आपका नंबर 150 में केवल 100 आ रहा है तो इसका मतलब आप पेपर में 80 लाओगे, ये तय होता है। तो कल आपको सुबह 9 से 11 के बीच में आप लोग सभी लोग टेस्ट सीरीज जरूर हल कर देना। टेस्ट सीरीज आप सबको मिली होगी, अगर आपने नोट्स को बाई किया होगा तो नोट्स के साथ में ही आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। साथ में अगर आपको अभी टेस्ट सीरीज ना मिली हो तो क्लास खत्म होने के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद आपको वो मिल जाएगा। तो हफ्ते में 2 टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है। क्लासेस के साथ ये 2 काम आप जरूर करना, ये बहुत इफेक्टिव होगा। बार बार की सीटेट की समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी। यहां पे दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि शिक्षा मातृभाषा में हो, स्थानीय भाषा में हो। और जिन लोगों ने मान लीजिए अभी तक नोट्स नहीं प्राप्त कर पाए, नहीं जुड़ पाए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653050981। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बाई कर सकते हो, जिसमें आपको मिलेगा संपूर्ण पेडागोजी सीखने का ट्रिक, पूरा कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट का, पूरे टॉपिक और साथ में टेस्ट सीरीज, जिसकी प्राइस दोस्तों आपको पड़ती है 699। लेकिन हमने कहा कि जो बच्चा, डिस्काउंट का आज अंतिम दिन है, जो बच्चा इसको आज बाई कर रहा है ये आपको मिल रहा 399 में। यानी आज के बाद से, आज रात 12 बजे के बाद आपको बढ़ी हुई प्राइस अपडेट हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक सामान्य सी बात होगी, लेकिन जो बच्चा हर हाल में पास करना चाहता है वो आज इसको ज्वाइन कर पाएगा। चलिए दोस्त, आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एडीएचडी, अब इसको मैं आपको पहले समझाता हूं। एडीएचडी वाले बच्चों के लिए कौन, पहले जानो एडीएचडी होता क्या है। दोस्तों जो एडीएचडी की बीमारी है ना, ये बड़ी ही खतरनाक होती है प्रभु। जैसे ये लोग बड़े ही हाइपर एक्टिव हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों बहुत गुस्सा कर जाते हैं, बहुत जल्दी ये मतलब नाराज हो जाते हैं। कब ये क्या कर जाए, आमतौर पे दोस्तों एक विकार है, ये एक मानसिक बीमारी है ये। और अगर इसको ठीक करना है, हालांकि जल्दी ठीक नहीं होता है, अगर ये ठीक करना है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की दोस्तों मानसिक अवसाद हो जाता है, जिसको कहते हैं डिप्रेशन की बीमारी। और अगर ये अवधान विकार हो गया तो इनको ध्यान ही इनका नहीं लगता। ये ध्यान से संबंधित प्रॉब्लम है कि इनका ध्यान नहीं लगता, इनका दिमाग बहुत विचरण करता रहता है, ध्यान एकाग्रचित नहीं होता। तो इस बीमारी को जल्दी ठीक नहीं कर सकते आप, हो जाएगी ठीक लेकिन लंबा वक्त लगता है। तो ठीक करने के लिए गतिविधि को जो भी हम अपनाएंगे, छोटे छोटे चरण में एक टास्क लेकर चलेंगे और एक दिन इस चीज को ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन बी बेस्ट है, ठीक है। क्लास को लाइक और शेयर भी दोस्तों आप लोग करते चलिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 23, आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देने का बेहतर तरीका क्या है। दोस्तों जिंदगी में 2 ही चीजें हैं और 2 ही तरह के लोग भी हैं, एक तो अंदर से मोटिवेट होते हैं और एक को बाह्य मोटिवेशन। लेकिन बाह्य मोटिवेशन कब तक चलेगा। बाह्य मोटिवेशन का मतलब यह है कि भाई वो क्षणिक होता है कि आपके 100 रुपए मान लीजिए है और आप उसी में मोटिवेट हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, चलो भाई 100 दिन तो बैठ के खाएंगे ही, सर ये बाह्य मोटिवेशन है। लेकिन जो आंतरिक मोटिवेशन है उसे पैसे की नहीं, वो अपना अच्छा बुरा समझता है, वो अपने छोटे छोटे पल को भी वो जीता है, वर्तमान को ठीक करता है, भविष्य स्वयं बेहतर हो जाएगा। दोस्तों बच्चों की उपलब्धियों को सराहना दीजिए, जो उन्होंने छोटी छोटी हेल्प की, छोटी छोटी चीजें उन्होंने जो अच्छा की है उसे थोड़ा आप मोटिवेट करिए। दोस्तों भी डांट के, डरा के, तुलना करके कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 24 की तरफ। बाल विकास के कौन से सिद्धांतकार ने अनुभवात्मक शिक्षा पे जोर दिया। मैं चाहूंगा पेपर में अभी तक का सबसे ज्यादा 11+ इतनी बार पूछा गया सर, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर क्लास में आप शुरुआत से हो तो तुरंत पकड़ लोगे। ये वर्ड आपको सारे मैंने नोट्स में दिए हैं। आप जब क्लास खत्म होगा तो क्लास रात में आप लोग पीडीएफ को स्क्रॉल किया करो, हर मनोवैज्ञानिक के मैंने स्लाइड वाइज सब लिख कर दिया हुआ है। 20-25 वर्ड पियाजे का है, 25-30 वर्ड वाइगोत्स्की का है, उनको भी अच्छे से याद कर लोगे ना तो भी 100+ की राह आसान हो जाएगी। अनुभव शब्द किसका है, पियाजे का है। सक्रियता, खोजबीन, अन्वेषण, समायोजन, समावेशन, विकेंद्रीकरण, संरक्षण, ये सब पियाजे का वर्ड है। और डिटेलिंग भी मैंने समझाया है कि इन शब्दों का मतलब क्या है।
तो ये है दोस्तों ऑप्शन है यहां पे बेस्ट था। आगे बढ़ते हैं। सहकारी खेल के माध्यम से बच्चों के किस विकास के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? सहकारी खेल का मतलब कोऑपरेटिव प्ले, जैसे कोई बच्चा समूह में डिस्कशन करके सीखे। खेल का मतलब क्रिकेट और कबड्डी ही नहीं होता। खेल वो हो सकता है सामाजिक खेल हो सकता है भौतिक खेल हो सकता है कि वो गणित की पहेली वाला खेल हो। तो कोई भी खेल होगा वो आपके संज्ञान यानी दिमाग को और सामाजिक तौर पे दोनों ही चीज को आपको वो बढ़ावा देगा। आगे बढ़ते हैं। किस उम्र में पियाजे के अनुसार बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं? ये तो आपको उत्तर पता ही होगा, मुझे जब पता है तो आपको कैसे नहीं पता होगा। चलिए फटाफट करते जाओ दोस्तों। रिम्मी गोस्वामी, इट्स रूही, यसे अंसारी, लीला भारती। चलिए एक एक विकल्प को देखते हैं। 2 से 7 साल का बच्चा, भैया एक बहुत बड़ा पॉइंट पेपर में हर साल पूछता है कि ये बताइए कि पलटावी गुण किस अवस्था में आते हैं। ये बड़ा लंबा लाइन है। पलटावी गुण किस उम्र में आते हैं? पलटावी गुण का मतलब दोस्तों जैसे कोई 3 धन 5 बराबर मैंने लिख दिया 8, है ना। अब मैंने आगे वाला पार्ट मिटा दिया और बच्चा समझ नहीं पाता है कि ये 3 धन 5 कहाँ गया। तो ये तो 2 से 7 साल की उम्र में होता है कि वो नहीं जान पाता। लेकिन यही बच्चा जब 7 से 11 साल में आता है तो उसको पता होता है कि 3 धन 5 मिटाया गया है। इसको कहते हैं पलटावी गुण, मतलब मूल बिंदु को वो समझ पा रहा है। जबकि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये 11 से 15 साल के बीच में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कल्पनात्मक चिंतन वाली अवस्था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27। सीखने के बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? देखिए बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत और बहुबुद्धि, ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह से पूछा जाए पेपर में कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसे माना जाता है या कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को दिया था, तब आपका उत्तर दोस्तों होता है थॉर्नडाइक। लेकिन अगर पेपर में कुछ इस तरह से है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों आपका उत्तर होता है गार्डनर, हावर्ड गार्डनर, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि एक इंसान, एक बच्चा जो जन्म लेता है वो 10 तरह की बुद्धियों को पैदा होते ही जन्म लेकर ही आता है। तो इंसान, एक बच्चा 10 तरह की बुद्धियों को जन्म लेकर ही आता है, जन्म से ही होता है। लेकिन उनमें से 9 बुद्धियां, 9 तरह की बुद्धियां सो जाती हैं, बिल्कुल सो जाएंगी। वो एक बुद्धि ही जाग पाती है। अब उन 10 में से कौन सी वाली एक बुद्धि जागेगी, वो बच्चे के परिवार का वातावरण डिसाइड करेगा। उसके अंदर वो एक चोर वाली बुद्धि आ जाएगी, कि नेता वाली आ जाएगी, कि एक टीचर की बुद्धि आ जाएगी, कि एक वैज्ञानिक की बुद्धि आ जाएगी। अब कौन सी वाली आएगी वो तो बच्चे का परिवार डिसाइड करेगा, ये हम नहीं, ये गार्डनर कहते हैं। क्लियर हुई बातें? अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट में एक बार यस टाइप कर दीजिएगा कि हाँ सर जी कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से कवर है। कमेंट में केवल यस टाइप कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आए तो बिंदास लिखो नो सर बिल्कुल नहीं समझ में आया। चलो वापस आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों की सामाजिक परिपक्वता को कैसे मापा जा सकता है? यह सामाजिक परिपक्वता होती क्या है? सामाजिक परिपक्वता का मतलब होता है कि एक ऐसा बच्चा जो सही और गलत में अंतर कर पाए, उचित और अनुचित में अंतर कर पाए, क्या सही है क्या गलत है, कैसे किसी के प्रश्नों का उत्तर करना है, जवाब कैसे देना है, इसी को कहते हैं सामाजिक परिपक्वता। तो क्या परिपक्वता को हम आपकी आयु से नाप सकते हैं? कुछ लोग ए भी कह रहे हैं। भैया मित्र दोस्त भाई बहन एक बात बताओ यार, परिपक्वता तो 70 साल के लोगों में भी नहीं है। परिपक्वता की अगर आप बात कर रहे हो तो परिपक्वता तो 70 साल के लोगों में भी नहीं है। तुम 7 साल के बच्चों से परिपक्वता की उम्मीद कर रहे हो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अपवाद भी है, ऐसा नहीं कहता कि 70 साल के लोग परिपक्व नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 70 साल की उम्र में भी परिपक्व नहीं है, और आप 7 साल के बच्चे से परिपक्वता की उम्मीद कैसे करोगे? किसी की ऊंचाई ज्यादा है तो वो परिपक्व कैसे हो सकता है? नंबर बहुत ज्यादा आ गए तो परिपक्व कैसे हो सकता है? दोस्तों ऐसे में आपके व्यवहार, आपका व्यवहार ही आपका आईना है। बहुत सीधी सी बात है। व्यवहार देखना है अपनी तो जाकर कभी शीशे में अपने शकल को देखिए।
अच्छा, शीशा सब कुछ बोलता है, शीशा का मतलब यहाँ पे मिरर है ना? शीशे में जाकर एक बार शक्ल देखो और अपने बारे में जानो कि आपका व्यवहार कैसा है। सब कुछ बता देगा वो, शीशे में जो दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनेगा वो सब कुछ बता देगा कि आप कितने अच्छे हो। ऑप्शन भी यहाँ पे बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी देखना चाहिए, प्रतिबिंब देखना जरूरी है कि आप में क्या खामियां हैं। दोस्तों 29 की तरफ पहुंचिए। लक्ष्मी, सुनील, फरहीन, काजल, खुशबू, अंश, आनंद और लवली कुमारी, अचिंत। और दोस्तों आपसे एक बात कहूंगा कि प्लीज आप लोग क्लास में जो लोग ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप की हरकत करते हैं, सो प्लीज ऐसी चीजें मत किया करो क्लास में, है ना? नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुश्किल का मतलब ये है कि आपकी वजह से और बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो वो ब्लॉक के रास्ते खुल जाते हैं। सो प्लीज वो चीज मत किया करो। तो सीखने के लिए बच्चों की रुचि को बनाए रखने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? उनके प्रयास को सराहना दे। सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और ऑप्शन की तरफ मैं जाऊंगा ही नहीं। डराने की बात कहां से आ गई? किताबों से दूर रखना है, कठिन कार्य हम दे नहीं सकते, ऑप्शन ए। आगे, आधारभूत ज्ञान, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज का सर्वश्रेष्ठ प्रश्न। आधारभूत ज्ञान बच्चों के सीखने में किस प्रकार मदद करेगा? आधारभूत ज्ञान क्या होता है? अरे भैया, आधारभूत ज्ञान का साफ साफ मतलब होता है कि आप वो पढ़ाओ जो बच्चों के जीवन पे जुड़ी हो। अब वो बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, 7 साल का है, 8 साल या 9-10 साल का है। अब अगर वो 10 साल का बच्चा है प्रभु, 10-11 साल का, 7 साल का, और तुम बात किसी और की क्लास में कर रहे हो, जाहिर सी बात है जो उसकी रोजमर्रा की लाइफ की जीवन की चीजें हैं, आप वो उसे कनेक्ट करिए, नई नई जानकारी उसके जीवन के साथ जोड़िए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन अपने आप में सही है। वो नई चीजें सीखने पे रोक नहीं सकते, शिक्षक के काम को आसान का क्या मतलब हुआ? रटने का कोई सेंस नहीं, ऑप्शन ए बेस्ट था। आगे बढ़िए। संवेदनशील अवधि का अर्थ क्या होता है? दोस्तों संवेदनशील अवधि, प्रश्न बहुत बेहतरीन है। संवेदनशील अवधि का मतलब यह होता है वो उम्र जिस उम्र में बच्चा सही और गलत में निर्णय नहीं ले पाता, वो समझ नहीं पाता क्या सही है क्या गलत है। अगर उसके सामने गाली दोगे ना, तो वो उसको लगता है कि मैं भी यही नकल करूंगा और मैं भी गाली दूंगा। अब भाई उसको क्या पता कि गाली भी कोई गाली होती है, वो तो आपको फॉलो कर रहा है। तो अमूमन दोस्तों वो उम्र, वो स्टेज जहां पे बच्चे को उचित अनुचित का भान नहीं है। तो पहला, जब बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होता है, आमतौर पे बिल्कुल ठीक ही सैसवा वाला है। जब बच्चे कुछ विशेष कौशल आसानी सीख जाते हैं, एकदम करेक्ट है। जब बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, वो तो हर उम्र में होती है। जब बच्चे सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं। तो भैया यहां पे बातें गजब आई है, और गजब नहीं गजब आई है। सारे ऑप्शन बड़े ठीक लग रहे हैं। जब बच्चे सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय हो जाएं, डी वाला करेक्ट है। यानी जब बच्चा आपकी हर बातों को नोटिस करने लग जाए, तो समझ जाओ कि खतरनाक अवस्था शुरू हो गई है, और सावधानी से बातें करिए। प्रचालन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्यस थ्योरी, जिसको आप लोग हिंदी में शुद्ध भाषा में कहते हो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत बहुत बार पेपर में आया हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि स्किनर ने इसका प्रयोग किया था, चूहा और कबूतर दोनों पे किया। और उन्होंने कहा था दोस्तों, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, उन्होंने कहा कि चूहा जिसको मैं रोज खाना देता था, ये खटके में पिंजड़े में बंद रहता था, खटका दबाते ही ये चूहा खाने को खा जाता था, और एक दिन मुझसे गलती हो गई, खटके की जगह बंदूक दगी, सारे चूहे भाग गए। यानी जब तक सकारात्मक चीजें थी तब तक तो सब साथ थे, जैसे ही नकारात्मक चीजें हुई सारे साथ छोड़कर भाग गए। बस यही बात स्किनर ने कहा, ऑप्शन भी बेस्ट है। और इनके सिद्धांत का नाम जरूर याद कर लो, कोई नहीं इन चीजों को बताएगा। प्रचालन अनुबंधन भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन कहते हैं। सिद्धांत एक ही है, पर इसके अलग अलग नाम हैं दोस्तों। आगे बढ़िए। बच्चों के संज्ञानात्मक संरचना को कैसे सुधारा जा सकता है? सुधारने का मतलब भाई, जैसे उसके दिमाग में कोई चीज, जैसे मैंने कह दिया, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मैं पढ़ा रहा था, रुको, मैंने ये त्रिभुज बनाया और मैंने गलती से कह दिया बेटा ये आयत है। मैंने क्या कह दिया
कि बच्चा ये आयत है, भूल से मेरे से निकल गया कि बेटा ये आयत है, जबकि ये त्रिभुज था। लेकिन बच्चे के संज्ञान में आया और ये चित्र बन गया कि अगर इस टाइप की कोई संरचना दिखेगी तो मैं इसको आयत कहूंगा, यानी रेक्टेंगल कहूंगा। अब इसको सुधारूं मैं कैसे? तो दोस्तों, इसको सुधारने के लिए आप निरंतर क्या करेंगे? निरंतर क्या, कल ही आप इस पर प्रयास करेंगे और उसको स्वयं पहली बात तो खोजने का मौका दोगे। अगर वो स्वयं से ढूंढ ले तो और अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसको तुरंत गलतियों का सुधार करवाइए कि नहीं, त्रिभुज, त्रि से त्रिभुज, त्रिभुज में 3 साइड होती है, 3 भुजाएं होती हैं और आयत में 4 होते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पे दोस्तों बेस्ट है, बाकी ऑप्शंस को छोड़ दीजिए, कोई सेंस नहीं है। आगे बढ़िए 34 की तरफ। बच्चों के सकारात्मक आत्म मूल्य को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? कोई बच्चा जो अंदर से बहुत मोटिवेट है, इसको हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? बताइए सभी लोग फटाफट। बच्चों के सकारात्मक आत्म मूल्य को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? उनकी उपलब्धियों को प्रोत्साहित करके, उनकी उपलब्धियों को प्रोत्साहित करके, बिल्कुल ठीक है। अरे भाई, बच्चा छोटी छोटी जो जो भी चीजें कर रहा है, सिंपल सी बात है, उसको मोटिवेट करिए। बार बार आप असफलता का डर दिखाओ नहीं, तुलना हम कर नहीं सकते। आलोचना का मतलब सिर्फ बुराई करना होता है, और अगर समालोचना लिखा होता तो समालोचना का मतलब होता है क्या? समालोचना का मतलब होता है दोस्तों कि उसमें बच्चे की अच्छाई और बुराई दोनों पहलू पर विचार होता है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिख रहा है वो आपका बेस्ट है। आगे बढ़िए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी क्लास जिस क्लास में प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, दिव्यांग बालक, हर उम्र का बच्चा है, हर तबके का बच्चा है, अमीर भी है, गरीब भी है, तमिल वाला भी है, मलयालम वाला भी है, कन्नड़ वाला भी है, भोजपुरी वाला भी है, अवधी वाला भी है, हर पृष्ठभूमि का बच्चा है। तो ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं? तो आपको बस कुछ नहीं करना है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, हर बच्चे को सम्मान देना है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। आओ देखते हैं ऑप्शन। मेधावी छात्रों को पढ़ाना स्पेशल ट्रीटमेंट हो गया, गलत काम। हर बच्चे को समान अवसर, ठीक है। कमजोर छात्रों को नजरअंदाज, गलत है। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को ध्यान देना, सर वो तो जाहिर बात है सर, वो तो ठीक है, सबको देना। ऐसा थोड़ी है कि जो शारीरिक रूप से अच्छा है उनको नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल जी, कैसे हो सकता है भाई? हम तो सबको देंगे साथ ना, ऐसे थोड़ी है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि बच्चों के अधिगम में, छोड़िए ये तो आसान क्वेश्चन है, 37 पे आ जाओ। आत्म संकेत किस सिद्धांत का हिस्सा है? प्राइवेट स्पीच की बात किसने की थी, याद है आपको? एक बच्ची या एक लड़की या एक लड़का किसी काम को करते हुए कभी कभी स्वयं से बात करता है, कभी कभी स्वयं से बड़बड़ाता रहता है, कुछ ना कुछ कहता रहता है, क्या वो पागल है? नहीं सर जी, इसको पियाजे ने कहा कि ये तो अहम केंद्रित वार्ता है, ये एक अहम केंद्रित वार्ता है सर। ऑप्शन नंबर ए। अगर यही क्वेश्चन प्राइवेट स्पीच ना लिखा होता तो ये वाइगोत्स्की हो जाता, क्योंकि वहां पर अगर वाइगोत्स्की होता तो विचारों को दिशा हो जाती। आगे बढ़िए। अधिगम के लिए प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? अधिगम अगर करना है तो प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य, अगर किसी को आप मोटिवेट कर रहे हो तो मोटिवेशन कभी डरा कर तो नहीं होगा ना, मोटिवेशन डरा कर नहीं हो सकता। परीक्षा तनाव को पैदा करता है, अनुशासन। एक चीज दिमाग में नोट करो, इधर ऑप्शन स्क्रीन पर देखो, परीक्षा, परिणाम, ठीक है, परीक्षा, परिणाम और अनुशासन, ये 3 वर्ड आपको पेपर में कहीं भी दिख जाए, कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना कि वो किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, वो सही नहीं होगा, वो गलत होगा, हर हाल में गलत होगा, निगेटिव होता है वो। आगे बढ़िए 39 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक असंतुलन क्यों होता है? लो, अभी थोड़ी देर पहले आया था कि संज्ञानात्मक असंतुलन को दूर कैसे करें,
लेकिन यहां पे आ गया कि संज्ञानात्मक असंतुलन होता क्यों है। मतलब मैंने समझाया कि असंतुलन क्या है। जैसे कोई बात आपके दिमाग में आई, अचानक आप बहुत गुस्सा हो गए, अचानक आप रोने लग गए, अचानक आप बहुत ही हीन भावना के शिकार होने लग गए, नकारात्मक थॉट्स आने लग गए, बहुत ज्यादा आने लग गए, तो इसको कहते हैं संज्ञानात्मक असंतुलन। जैसे मान लो 26 जनवरी के दिन आपको स्टेज पर कुछ बोलना था, अचानक आपको हमने भेजा कि जाओ भाई स्टेज पर कम से कम 10 शब्द बोलकर आओ, और आपके पैर कांपने लग गए। यह है संज्ञानात्मक असंतुलन। तो हुआ क्यों ऐसा? नई जानकारी और मौजूदा ज्ञान के बीच में विरोध के कारण में भी बिल्कुल ठीक है, बच्चे की रुचि के अभाव के कारण वो भी ठीक है, कठोरता का कोई सेंस नहीं, माहौल का कोई सेंस नहीं। दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि जो नई जो जानकारी है, स्टेज पर आप गए वो नई जानकारी थी, और जो मौजूदा ज्ञान है वो ऐसा है कि सर हम तो इंट्रोवर्ट है, हमको अकेले रहना पसंद है, लोगों के बीच जाते ही हालत खराब हो गई। समझ गए बात को? इस कारण से हो जाता है जब भी नई परिस्थितियां आती हैं, जैसे पेपर में नए क्वेश्चन आते हैं, तो आप असंतुलित हो जाते हैं। यार इसको तो देखा ही नहीं था, समझ ही नहीं आ रहे कैसे करें इसको, ये तो ऑप्शन भी नहीं एलिमिनेट हो रहा है। तब उस टाइम मेरी बात आपको याद आएगी कि अगर हम पेडागोजी को अच्छे से सीखे होते तो बात बन गई होती। आगे बढ़िए। 40, सीखने का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत याद तो होगा ही, जिन्होंने कहा था कि ना सीखना भी एक प्रकार का सीखना है। इन्होंने एक डेफिनेशन दिया था कि ना सीखना भी एक प्रकार का सीखना है, भी एक सीखना ही है। उन्होंने कहा ना सीखना भी एक प्रकार का सीखना है। यह बात किसने कहा? महान अल्बर्ट बंडूरा। याद तो आप सबको होगा। इन्होंने कहा कि पड़ोस में चोरी हुई, चोर पकड़ा गया, हमने क्या सीखा? कि चोरी ना करना भी एक प्रकार का सीखना है। समझ गए? जैसे आप में से काफी लोग इसको वाइगोत्स्की कह रहे हैं। भैया सामाजिक विकास नहीं कहा है, सामाजिक सिद्धांत कहा है, लर्निंग कहा है, अधिगम कहा है। अगर सामाजिक अधिगम कह रहा है तो अल्बर्ट बंडूरा होगा, और अगर सामाजिक विकास कहता तो वाइगोत्स्की होता। समझ पा रहे बात को? तो दोस्तों ये रहा आपका आज का क्लास। उम्मीद करेंगे आपको क्लास पसंद आई होगी। फिर भी कुछ कमियां, कुछ बातें आपको लगता है अधूरी रही हैं, तो आप लोग एक एक करके अपना डाउट्स कवर कर सकते हैं। बाकी उन स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक सूचना जो सीटेट की पेडागोजी बेसिक से सीखना चाहते हैं और फीटेट को एक ही बार में क्रैक करना चाहते हैं, तो एजुकेशन स्टडी पॉइंट के स्टडी नोट्स, ये 150 पेज का जो आपको नोट्स मिल रहा है, साथ में जो आपको कल टेस्ट सीरीज देनी है, टेस्ट आपको, ये आप जरूर ज्वाइन करें। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इस नोट्स को बाई कर सकते हैं, क्योंकि इस नोट्स में मेन चीज जो आपको पास कराता है पूरे पेपर में, जो 90 क्वेश्चंस की पेडागोजी है, 90 पेज के अंदर आपको सीखने को मिल जाएगा। 60 पेज में सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, और साथ में आपको जो टेस्ट जिसके द्वारा अपने आप को कल चेक करना है, वो हर हफ्ते में मैं आपको दो टेस्ट कराऊंगा, जिसमें आपको देखना है कि आपका नंबर अगर 150 में 115 120 आ गया कल, यानी कि कल का मतलब हर हफ्ते में आपको 2 टेस्ट सीरीज आपको हल करनी है, क्लासेस के साथ, नोट्स पढ़ने के साथ साथ। 115 नंबर आया तो पेपर में 100 आ जाएगा, लेकिन अगर घर पे ही 100 आ रहा है तो पेपर में 80 ही आएगा। तो अगर आपकी कुछ ऐसी कमी है तो समय रहते वो सुधार हो जाएगा, और एक ही बार में आपका सीटेट क्रैक हो जाएगा। जो बच्चे इसको आज बाई कर रहे हैं, ये आपको 399 मिल रहा है। आज के बाद आपको ये बढ़ी हुई प्राइस 699 में मिलेगा। तो चलिए, ये तो थी आपके काम की बात, और अब बात करते हैं आपके डाउट की। कोई डाउट आप सबका हो तो दोस्तों आप लोग गुंजा चौहान करें। क्या हेल्प चाहिए बच्चा, बताइए। कोई डाउट हो क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर, वो सब पूछिए, जो भी आप सबको पूछना हो। फालतू की बातें तो कमेंट में मैं देख रहा हूं बहुत सारा हो रहा है ना? ऐसे लगता है कि मतलब प्रपंच का मतलब अड्डा बना लेते हो आप लोग, बिना मतलब की बातें।
सच्ची दोस्ती आप लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे खोज रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे कल दिन में 11 बजे लाइव। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।